हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपके बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। और इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं अबाउट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। मतलब हम ये सीख रहे हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का पूरी तरीके से मतलब होता क्या है। तो हमने देखा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना के उसको मार्केट में लाने तक तो वी हैव टोटल 6 स्टेप्स एंड आउट ऑफ 6 3 स्टेप्स हमने पढ़ लिए। क्या 3 स्टेप्स पढ़ लिए? अच्छा, ये पार्ट जो 7 वीडियो है ये पार्ट 5 और पार्ट 6 वीडियो का कंटिन्यूएशन है। ओके हम पढ़ के आज क्या चुके हैं? हम पढ़ चुके हैं आइसोलेशन ऑफ डीएनए, देन हम पढ़ चुके हैं उसको कट करना, एंड थर्ड हम पढ़ चुके हैं एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। हमारी जो इच्छा की जीन है उसकी मल्टीपल कॉपीज बना के रखना बाय यूजिंग पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब बारी है पढ़ने की द फोर्थ प्रोसेस इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, दैट इज इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल इन ऑर्गेनिज्म। अब जो भाई रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपने बना लिया है तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आपको होस्ट सेल के अंदर भेजना है। तो भाई होस्ट सेल के अंदर भेजोगे तो कैसे भेजोगे? यूजिंग एनी मेथड्स द लाइगेटेड डीएनए इंट्रोड्यूस्ड इन द रिसिपिएंट होस्ट सेल दे टेक अप द डीएनए फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। अब ये जो एनी मेथड्स लिखा हुआ है ना, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन द सेक्शन कॉम्पिटेंट होस्ट। जब हम पढ़ रहे थे ना टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तो हमने वहाँ पे ये देखा था, जो आपने बहुत सारे मेथड्स पढ़े। कौन कौन से मेथड पढ़े भाई? एक तो आपने देखा था कि पहले सेल को हम लोग करते हैं आइस पे पुट करते हैं, फिर उसके बाद में उसे 42 डिग्री सेल्सियस का हीट शॉक देते हैं, फिर अगैन उसको आइस पे पुट कर देते हैं। ये एक मेथड हो गया। देन वी हैव बायोलिस्टिक्स, वी हैव जीन गन, वी हैव माइक्रो इंजेक्शंस। तो देयर आर एंड यूजिंग द रेट्रोवायरस। ये सब तरीके होते हैं जिसको यूज करके आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमारी सेल में, होस्ट सेल में डाल सकते हो। जैसे सपोज ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, आपने अपनी जो आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट है आपने उसको प्लाज्मिड के ऊपर बिठा दिया है। अब वो प्लाज्मिड उसको इस वाली सेल के अंदर लेके चला जाएगा। तो अब ये जो जीन बन गई, नई सेल बन गई, इट इज नोन एज ट्रांसफॉर्म सेल। क्या बोलते थे इसको? ट्रांसफॉर्मेंट सेल, ट्रांसफॉर्म। तो फोर्थ स्टेप हो गई इफ अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बेयरिंग एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। ये सारी बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इफ अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जो आपने अभी नया डीएनए डाला, उसके पास में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। मतलब एम्पिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक है बेसिकली। उसके पास अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, और ये अगर आप ओरिजिनल ई कोलाई देखो, ये जो ओरिजिनल ई कोलाई है इसके पास में एम्पिसिलिन से बचने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन आपने ये जो रिकॉम्बिनेंट जीन बनाया है ये कैसा है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। जो आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है वो कैसा है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है भैया, ठीक है। तो आप क्या करोगे? ये अभी ओरिजिनल ई कोलाई है, इसके पास कुछ भी नहीं है। जैसे ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इसके अंदर आएगा, ये एम्पिसिलिन इसके अंदर आया, अब ये ट्रांसफॉर्म्ड हो गया, तो अब ये बैक्टीरिया एम्पिसिलिन जो कि एक एंटीबायोटिक है उससे ये नहीं मरेगा। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन इज ट्रांसफर्ड इनटू ई कोलाई सेल, द होस्ट सेल बिकम एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। अब जैसे ही ई कोलाई में आपने वो डाला तो ई कोलाई अब क्या बन गया है? पहले ई कोलाई एम्पिसिलिन डालते से ही मरता, लेकिन आपने ई कोलाई को बचा लिया, आपने ई कोलाई को एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन दे दी, तो अब वो नहीं मरेगा। Now, if the transformed cells are spread on agar plates, अगर ये जो transformed cells हैं आप उनको agar plate पे spread करते हो containing ampicillin, only transformants will grow and transformants recipient will die. अब आपने कुछ नहीं करा, आपने ये एक प्लेट ली, इसको अगार प्लेट बोलते हैं। अगार प्लेट में आपने डाल दिया एम्पिसिलिन, ठीक है, आपने एम्पिसिलिन डाल दिया। तो ये भाई ई कोलाई है जिसका जो ट्रांसफॉर्म्ड है, जिसके पास में हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, और ये वो ई कोलाई है ओरिजिनल वाला जिसके पास में हमारा क्या नहीं है? हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं है। तो क्या होगा? अब एम्पिसिलिन पे कौन ग्रो करेगा? इसमें एम्पिसिलिन है, ये वाला बैक्टीरिया नॉन ट्रांसफॉर्मेंट विल डेफिनेटली नॉट ग्रो, ओनली द ट्रांसफॉर्मेंट विल ग्रो, बिकॉज एम्पिसिलिन इस वाले बैक्टीरिया को, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया को मार देगा, लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेंट को तो वो उसको नहीं मार पाएगा। सिलेक्शन कैसे करते हैं? आपको अगर याद आ रहा हो तो हमने क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट पर कलर प्रोड्यूस करा के सिलेक्ट किया था कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट है और कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट नहीं है। क्लियर हो गई कहानी? तो फोर्थ स्टेप क्लियर होगी, दैट इज इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट। हमने होस्ट के अंदर फाइनली हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए वो हमने डाल दिया है। अब जो इतनी सारी रामायण हमने करी है उसका कुछ तो मकसद होगा ना, कुछ तो मकसद था ना। जो पूरी रामायण हुई थी उसका क्या मकसद था? कि रावण को मरना था।
रावण को मारने के लिए तो पूरी रामायण हुई थी। तो भाई अब जैसे हमने इतनी सारी रामायण करी, इतना पूरा सब कुछ करा, बायोटेक्नोलॉजी में इतनी सारी चीजें पढ़ी, उसका कुछ तो मकसद होना चाहिए ना। तो दैट मकसद इज नंबर 5 स्टेप, दैट इज ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, दैट इज द ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट, फॉरेन जीन प्रोडक्ट। अब जो रिकॉम्बिनेंट, जो ट्रांसफॉर्मेंट ऑर्गेनिज्म क्रिएट हो गया है, ट्रांसफॉर्मेंट ऑर्गेनिज्म बन गया है, अब हमें उससे अपने मतलब का प्रोडक्ट निकलवाना है। हम हैं इंसान, ह्यूमन, हमारा नेचर ही सेल्फिश है। हम कोई भी काम तभी करेंगे जब हमको उससे फायदा हो। हमने बायोटेक्नोलॉजी को इतना डेवलप किया ही इसलिए क्योंकि उससे अल्टीमेटली हमारा फायदा होगा। अगर उससे हमारा फायदा नहीं होता, अकेले सिर्फ बैक्टीरिया का फायदा हो रहा होता, हम वो चीज़ कभी नहीं करते। लेकिन उसको, हमको इस पूरी प्रोसेस से अपना मतलब निकालना है। तो अब कैसे निकालेंगे हम अपना मतलब, दैट इज द नंबर 5 स्टेप, दैट इज ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। क्या करेंगे? द अल्टीमेट एम ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज टू प्रोड्यूस अ डिजायरेबल प्रोटीन। अल्टीमेट एम जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का वो ये है कि जो कुछ डिजायर्ड प्रोटीन है, अब प्रोटीन बोल दिया तो उसमें एंजाइम्स भी आ गए, उसमें हार्मोन्स भी आ गए, उसमें बहुत सारी वैक्सीन्स भी, मतलब सब कुछ आ गया अगर उसमें प्रोटीन बोल दे रहे हैं तो अल्टीमेट एम क्या है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का? Ultimate aim है to just extract proteins. Now, if a protein encoding foreign gene is expressed in a heterologous host, it is called recombinant protein. अगर कोई प्रोटीन को इनकोड करने वाली जीन थी और वो हमने, जिसमें भी हमने, सपोज ई कोलाई में हमने एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाला, ई कोलाई जो है हमने उसमें एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाला, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, और अल्टीमेटली हमको अपनी मर्जी का प्रोटीन यहाँ पे मिल गया, तो दिस प्रोटीन विल बी नोन एज रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। ओके, रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिज्म ने जो प्रोड्यूस करा हमारे मर्जी का, तो इट विल बी नोन एज रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। कोई बहुत मेजर बात नहीं है कि व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि अगर रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिज्म है, मतलब हमने उसको बनाया है और वो अगर हमारी मर्जी का प्रोटीन अल्टीमेटली प्रोड्यूस कर पा रहा है, मतलब हमारा मकसद तो पूरा हो गया ना, आर एम इज अचीव्ड, वहाँ पे वो जीन एक्सप्रेस हो रही है, इसका मतलब the protein will be produced is known as recombinant protein. क्लियर हो गया? ठीक है, समझ में आ गई बात। अब क्या करने वाले हैं हम लोग? Cells with foreign genes can be grown in laboratory. The cultures are used to extract desired protein and purify it with using separation techniques. अब ये जो भी सेल्स थी हम इनको ग्रो कराएंगे लेबोरेटरी में, और उनको ग्रो करा के जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है हम उनसे वो प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, समझ में आया? नाउ द सेल्स कैन ऑल्सो बी मल्टीप्लाइड इन अ कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम। Here the used medium is drained out from one side while the fresh medium is added from other. It maintains the cells more physiologically active and so produce a larger biomass. It yields more desired product. अब देखो, स्मॉल स्केल पे प्रोडक्शन था, थोड़ा सा प्रोडक्शन कराना था, तो लेबोरेटरी में आपने ग्रो करा लिए, आपको चाहिए थे तो आपने 1500, 1000, 10,000 बैक्टीरिया आपने प्रोड्यूस कराए और उससे अपने मतलब का काम निकलवा लिया। लेकिन कुछ प्रोटीन्स होते हैं विच यू नीड इट ऑन लार्जर स्केल। आपको एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को सर्व करना है। सपोज मैं अगर वैक्सीन्स की बात करूं, अभी जो कोविड वैक्सीन हम सब ने लगवाई है, फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, थर्ड डोज, अगर उसको थोड़ा सा प्रोड्यूस किया गया होता किसी लेबोरेटरी में, तो क्या आपका काम बनता? इतनी बड़ी पॉपुलेशन को, इतनी बड़ी वर्ल्ड पॉपुलेशन को कभी वो वैक्सीन मिल ही नहीं पाती। उसको प्रोड्यूस कराने के लिए हमें बहुत बड़े बड़े कल्चर मीडियम यूज करने पड़े। जो लेबोरेटरी में छोटे छोटे स्मॉल स्केल पे होता है वो नहीं, बल्कि हमें लार्ज स्केल पे बहुत बड़े बड़े कल्चर सिस्टम यूज करने पड़े। और उन कल्चर सिस्टम में क्या होता है? उन कल्चर सिस्टम में 2 आउटलेट्स होते हैं। सपोज कहाँ ड्रॉ करूं, ये एक वो बहुत बड़ा सा टैंक है, तो इस टैंक में एक तो ये आउटलेट होगा और एक यहाँ पे इनलेट होगा। ये हो जाएगा इनलेट और ये हो जाएगा आउटलेट। क्या करते हैं इन कल्चर मीडियम में? बहुत सारा जो भी हमको चाहिए, रॉ प्रोडक्ट्स हमें जो भी चाहिए वो इसके अंदर डाल दिए सारे प्रोडक्ट्स। अब यहाँ से कंटिन्यूसली फ्रेश प्रोडक्ट्स को सप्लाई करते रहेंगे और यहाँ से कंटिन्यूसली जो सिंथेसाइज्ड प्रोडक्ट है उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करते रहेंगे। तो कंटिन्यूसली अगर वहाँ से फ्रेश प्रोडक्ट्स दिए जा रहे हैं तो क्या होगा? जो प्रोडक्शन होगा वो हमेशा हाई रहेगा,
बिकॉज सारी सेल्स हमेशा अपनी बिल्कुल हाईएस्ट कैपेसिटी से डिवाइड कर रही होंगी। आप यहाँ से बार बार ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हो, प्रॉपर टेम्परेचर दे रहे हो, जितनी मतलब जितनी ह्यूमिडिटी चाहिए वो सप्लाई कर रहे हो, मॉइस्चर, केमिकल्स जो चाहिए आप उसको प्रॉपर देते जा रहे हो। तो सेल्स बिल्कुल अपने मैक्सिमम लेवल पे जाके डिवाइड करेंगी। तो फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन याद क्या रखना है, अगर आपको स्मॉल स्केल प्रोडक्शन कराना है तो आप लेबोरेटरी में सिंपल उससे करवा लोगे, बट फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन यू नीड यू नीड ह्यूज अमाउंट ऑफ, या फिर यू नीड वेरी बिग कल्चर सिस्टम्स। आपको बड़े बड़े कल्चर सिस्टम्स चाहिए होते हैं ताकि आप अपने डिज़ायरेबल प्रोडक्ट को ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर सको। और अब ये जिन कल्चर सिस्टम्स की हम बात कर रहे हैं, कल्चर सिस्टम क्या होते हैं वो कल्चर सिस्टम? दीज आर द वेसल्स इन विच रॉ मटेरियल्स आर बायोलॉजिकली कन्वर्टेड इनटू स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, एंजाइम एटसेट्रा यूजिंग माइक्रोबियल, प्लांट, एनिमल और ह्यूमन सेल। अब ये जो बड़े बड़े वेसल्स होते हैं, जो कल्चर जिनको हम बोल रहे हैं ना कल्चर सिस्टम जो लार्ज स्केल पे करा रहे हैं, लार्ज स्केल पे कराने के लिए बहुत बड़े बड़े वेसल्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं बायो रिएक्टर्स। क्या बोलते हैं जिसको हम लोग? बायो रिएक्टर्स। सिंपल रिएक्टर्स, उनके अंदर कोई केमिकल रिएक्शंस होने वाली है, बट दे आर रिलेटेड टू बायोलॉजी, लाइफ, दैट इज वाई दे आर नोन एज बायो रिएक्टर्स। तो बायो रिएक्टर्स आर नथिंग बट द वेरी वेरी लार्ज टैंक्स जिसमें आप सारे रॉ प्रोडक्ट्स को एक बार में क्या कर देते हो, इनपुट की तरह वहाँ पे डाल देते हो। अब उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं और आपको अपना डिज़ायरेबल प्रोडक्ट, इट कुड बी एंजाइम और एनीथिंग, आप वहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हो। Bioreactors are used to produce large quantity of product. They can process up to 100 to 1000 लीटर ऑफ कल्चर। एक ही टाइम पे एक साथ 100 to 1000 लीटर ऑफ कल्चर वहाँ प्रोसेस हो सकता है। अब लेबोरेटरीज में इतना पॉसिबल थोड़ी है यार, लेबोरेटरी में स्मॉल स्केल पे होता है। जैसे वैक्सीन बनाई होगी तो पहले लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंटेशन हुआ, सब कुछ हुआ और उन्होंने हाँ कि दिस इज़ द एंड प्रोडक्ट, ये रिजल्ट ऐसे ऐसे से बना। लेकिन अब उसको इतनी बड़ी पॉपुलेशन को अवेलेबल कराने के लिए उसको लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करवाया गया विद द हेल्प ऑफ बायो रिएक्टर्स। रॉ प्रोडक्ट्स डाले गए वहाँ पे, रॉ मटेरियल डाले गए और अल्टीमेटली उससे पूरा प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट किया गया। इस तरीके के दिखते हैं कुछ बायो रिएक्टर्स, बड़े बड़े टैंक्स टाइप के अगर आप देख पा रहे हो तो ये क्या होते हैं? बायो रिएक्टर्स। नाउ बायो रिएक्टर को अगर हम एक्सप्लेन करें तो क्या है भाई बायो रिएक्टर? बायो रिएक्टर प्रोवाइड ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशन। ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशन मतलब जितनी बैक्टीरिया को चाहिए, वेदर इट इज टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, सॉल्ट्स, विटामिन, ऑक्सीजन, जो जितनी क्वांटिटी में चाहिए बायो रिएक्टर में ऑप्टिमल कंडीशंस प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे हमें हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट एज इट इज मिलता है द वे वी वांट। तो बायो रिएक्टर्स में क्या करते हैं? सारे रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करवाते हैं इन द ऑप्टिमल कंडीशंस, इन ऑल द ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशंस। स्पेसिफिक अगर वो मतलब अगर वो 40 डिग्री सेल्सियस पे कोई बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है तो हम वहाँ 40 डिग्री ही देंगे। अननेसेसरीली वहाँ 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। नाउ most commonly used bioreactors are of stirring type, stirring tank bioreactors. Now bioreactors भी दो टाइप के हो सकते हैं, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। पहला आप देख रहे हो तो इट इज सिंपल स्टायरिंग टैंक बायोरिएक्टर्स, और जो सेकंड है वो होता है स्पार्ज्ड स्टायरिंग टैंक। पहला कौन सा होता है? सिंपल स्टायरिंग टैंक बायोरिएक्टर, और दूसरा जो होता है वो होता है स्पार्ज्ड स्टायरिंग टैंक बायोरिएक्टर। क्या डिफरेंस होता है भाई दोनों में? अगर आप देख पा रहे हो डायग्राम के थ्रू तो इसमें कंटिन्यूसली जो ये ब्लेड्स हैं इनका रोटेटिंग मूवमेंट होता है, जिसके कारण यहाँ पे ऑक्सीजन जनरेट होती रहती है। और अगर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे एज सच कोई ब्लेड्स वाला कंसेप्ट नहीं है, वहाँ पे स्पार्चिंग की जाती है जिसके कारण वहाँ पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे कंटिन्यूसली ये घूमते हैं जिसके कारण एयर की सप्लाई होती रहती है। वहाँ पे एयर सप्लाई के लिए ऐसा कोई भी पंगा नहीं है, वहाँ पे एक सिंपल स्पार्च प्लेट है जो घूमती है और ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो वी हैव टू टाइप ऑफ बायोरिएक्टर, स्टायरिंग टाइप एंड स्पार्च्ड टाइप, सिंपल स्टायरिंग टाइप एंड स्पार्च्ड स्टायरिंग टाइप। मोस्ट कॉमनली यूज बायोरिएक्टर्स आर, और इन दोनों में से कॉमन कौन से होते हैं? स्टायरिंग टाइप। दिस टाइप ऑफ बायोरिएक्टर इज मच कॉमन। It is usually cylindrical or curved base to facilitate the mixing of the reactor contents. नीचे देखो तो cylindrical है ना, थोड़ा सा curved है, cylindrical shape है और ये नीचे से curved है, to facilitate the proper mixing. जितना भी कंटेंट है वो अच्छी तरीके से अंदर मिक्स हो जाए, ये चीज़ इंश्योर करता है ये टैंक। और
द स्टायरर फैसिलिटेट्स इवन मिक्सिंग एंड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी। और जो ये स्टायरर है ये कंटिन्यूसली रोटेट करता जाता है, जिसके कारण क्या हमें कंफर्म होता है कि यस कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज बीइंग परफॉर्म्ड। कंटिन्यूसली ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है, बिकॉज आप जानते हैं अगर बैक्टीरिया को डिवाइड करना है तो बैक्टीरिया विल नीड ऑक्सीजन। ऑल्टरनेटिवली एयर कैन बी बबल्ड थ्रू द रिएक्टर। जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं, एयर को बबल करते हैं, बट इन स्टायरिंग टाइप वो रोटेट करता है और यहाँ पे एयर खुद ही मतलब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी रहती है। स्पार्श टाइप में हमको एयर प्रोवाइड करवानी पड़ती है थ्रू द रिएक्टर। समझ आया आपको? तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए, कोई भी हमारे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कराने के लिए हम यूज करते हैं क्या, बायोरिएक्टर्स। लेबोरेटरी में सिंपल स्मॉल स्केल पे प्रोडक्शन कल्चर मीडिया वगैरह यूज करके किया जा सकता है। बायोरिएक्टर्स कितने टाइप के होते हैं ये मैंने आपको समझाया, सिंपल स्टायर टाइप एंड स्पार्श टाइप। अब अगर हम बायोरिएक्टर्स के पार्ट देख लें तो उसमें क्या क्या रहता है, उसमें एक एगिटेटर सिस्टम होता है, द वन विच विल रोटेट, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम होता है, फोम कंट्रोल सिस्टम होता है, जो भी फोम प्रोड्यूस होगा तो उसको कंट्रोल करने की प्रॉपर सिस्टम होता है, टेम्परेचर कंट्रोलर ऑब्वियसली क्योंकि हमें ऑप्टिमम टेम्परेचर मेंटेन करना है, पीएच कंट्रोल सिस्टम, पीएच भी ऑप्टिमम रहनी चाहिए, सैम्पलिंग पोर्ट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें छोटे छोटे स्पेसेस होते हैं जहाँ से आप टाइम टू टाइम वहाँ से सैम्पल को एक्सट्रैक्ट करोगे। सपोज उसमें प्रोसेस हो रहा है डन, आप थोड़ी देर बाद एक स्पेसिफिक टाइम के बाद उसमें से आप थोड़ा सा सैम्पल एक्सट्रैक्ट करोगे, आप उसको टेस्ट करोगे कि वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। जैसे अरे कुछ नहीं तो कुछ बनाते हैं ना खाने का आइटम, तो फिर उसको थोड़ा सा बीच में टेस्ट करते हैं कि इट इज ओके और नॉट। फिर उसमें आपको लगता है अरे नमक कम है, मिर्ची कम है, ये कम है, वो कम है, फिर आप उसमें ऐड करते हो, फिर उसको थोड़ी देर पकाते हो बस। तो वी हैव सैम्पलिंग पोर्ट्स जिसमें हर थोड़ी थोड़ी ड्यूरेशन में से क्या किया जाता है, सैंपल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसे टेस्ट किया जाता है, इफ देयर इज एनीथिंग लेस और मोर तो उस चीज़ से उसको एडजस्ट कर दिया जाता है। तो पार्ट्स ऑफ बायोरिएक्टर आपको याद रखना है, दीज आर द वेरियस पार्ट्स दैट आर प्रेजेंट इन द बायोरिएक्टर। ओके, वेरी गुड। चलो now let's move to the last process of recombinant DNA technology, that is downstreaming processing। तो भाई क्या होती है डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेसेस, इट इज अ सीरीज ऑफ प्रोसेसेस। सीधी बात फिर से यही मैं बोलूंगी, बना लिया तुमने, बैक्टीरिया से निकाला, बायोरिएक्टर में डाला और तुमने बहुत सारा प्रोडक्ट बनवा लिया। अब क्या करोगे, बन गया बहुत सारा इंसुलिन बन गया तुम्हारे पास, इंसुलिन ही इंसुलिन की नदियाँ बह गई। अब डायरेक्टली ये इंसुलिन किसी ह्यूमन को दे दो, लो भाई हमने आपके लिए इंसुलिन बनाया है, अभी ताजा ताजा फैक्ट्री से लेके आए हैं, लो लगा लो। तो इज इट करेक्ट? नो, इट इज डेफिनेटली नॉट करेक्ट। क्या भाई बहुत ज़्यादा गलत हो गया? करेक्ट तो छोड़ो, करेक्ट के तो आसपास नहीं है, बट बहुत गलत हो गया। कैसे गलत हो गया यार? ऐसे गलत हो गया कि अभी आपने उस इंसुलिन को ना टेस्ट किया कि वो ह्यूमंस में कुछ साइड इफेक्ट्स तो कॉज नहीं करेगा, आपने उसमें एक्सपायरी डेट मेंशन नहीं करी, आज लाया था कोई उसको 2 साल बाद आ रही वो यूज़ कर रहा है, आपने उसे ये नहीं बताया उसे स्टोर कैसे करना है, कितने टाइम तक स्टोर किया जा सकता है, आपने कुछ भी नहीं बताया, आपने सिंपल दे दिया कि लो भाई ताज़ा ताज़ा था, अभी अभी बना के लाए हैं बायो रिएक्टर में से, लो लगा लो। सो दिस इज नॉट डन। रादर जो कोई भी प्रोडक्ट आपने आफ्टर द ऑल द प्रोसेसेस जो एक्सट्रैक्ट किया है तो उसमें प्रॉपर सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन की प्रोसेसेस होती हैं। इट इज़ अ सीरीज ऑफ प्रोसेसेस सच एज सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आफ्टर द बायोसिंथेटिक स्टेज। तो अभी जो आपने इसके पहले जो फेज पढ़ा दैट वाज बायोसिंथेटिक फेज, मतलब कि आपने चीज़ें बनाई। नाउ what are the steps required? All the separation and purification। चीज़ों को सेपरेट करना, उसमें कुछ बहुत ज़्यादा मतलब टॉक्सिक चीज़, टॉक्सिक तो नहीं बोलना चाहिए बट उसमें कुछ अननेसेसरी प्रोडक्ट्स भी होंगे, उनको सेपरेट करना, देन प्योरीफाई करना ताकि वो ह्यूमंस के यूज़ के लिए, किसी भी स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के यूज़ के लिए सेफ हो जाए। द प्रोडक्ट इज फॉर्म्यूलेटेड विद सूटेबल प्रिजर्वेटिव्स। अगर कोई खाने का सामान है जनरली तो उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड करे जाएंगे। सच फॉर्म्यूलेशन अंडरगो क्लिनिकल ट्रायल। फिर ये जो बनाया भाई उसको हम लोग क्लिनिकल ट्रायल्स कराएंगे, मतलब उसको मल्टीपल लिविंग ऑर्गेनिज्म में यूज़ करके देखेंगे, अगर कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो फिर उसमें मेंशन करेंगे। स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग, क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग की जाएगी कि भाई ऑल द प्रोडक्ट्स प्रेजेंटेड, ऑल द इंग्रेडिएंट्स कंटेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस वेदर इट इज़ हार्मफुल और नॉट, स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल किया जाएगा। तो ये प्रोडक्ट के बनने के बाद, प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो गया है, उस सब के बाद ऑल द सेपरेशन, प्योरिफिकेशन, एडिंग प्रिजर्वेटिव टू इट, क्लिनिकल ट्रायल्स, क्वालिटी कंट्रोल एंड
और क्या रह गया भाई, और क्या रह गया, और ये सारी प्रोसेस जो है यही मिलके कहलाती हैं डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसेस। उसको मार्केट में आने से पहले, थैंक यू जल्दी से आ गया, उसको मार्केट में आने से पहले ये सारी प्रोसेसेस जो हम करवाते हैं दे आर रेफर टू एज डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसेस। तो प्रोडक्ट का आपने सिंथेसाइज करा और मार्केट में आया, इसके बीच में जितनी भी प्रोसेसेस की जाती हैं दे आर नोन एज डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। समझ आ गया, बन गया। So this is the entire process of recombinant DNA technology. Clear? So here we are done with this specific topic and this chapter. अब जो अगला टॉपिक होगा उसमें हम एप्लीकेशंस पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी की, कि यहाँ इस चैप्टर में जो भी बनाया उसे हम कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे। ओके तो पूरे चैप्टर में कहीं भी कोई भी डाउट है फटाफट से मेंशन कर दो। आपके लिए एनिमेटेड वीडियोस भी मैं सोच रही हूँ लाने के लिए। अब एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए फिर हम बढ़िया से एक एनिमेटेड वीडियोस की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसमें हम और भी कंसेप्ट अच्छे से समझा करेंगे। तो अभी कोई भी डाउट है तो डाउट्स को कर दो कमेंट सेक्शन में मेंशन, और नहीं तो वीडियो को जल्दी से कर दो लाइक और स्टेप अप अकेडमी को कर लो सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।